नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। दोस्तों यहाँ मिलती है आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेनो हिंदी एमसीक्यू। इस वीडियो में दोस्तों हम 15 एमसीक्यू करेंगे और बाकी के जो 125 क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आंसू लिपि एक प्रकार की खालिस्तान है। आंसू लिपि क्या दोस्तों? आंसू लिपि एक प्रकार की संकेत लिपि है। इसमें दोस्तों क्या है, एक सिंबल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करके, उर्दू जैसे कुछ शब्द होते हैं दोस्तों, चिन्हों का इस्तेमाल करके कुछ लिखा जाता है, उसे हम संकेत लिपि कहते हैं। ठीक है, और ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके पढ़ने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रेल लिपि कहलाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आंसू लिपि को दर्शाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो आंसू लिपि को दर्शाने के लिए ज्यामितीय प्रारूप का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यामितीय प्रारूप यानी कि ज्योमेट्रिकल, ठीक है, आपकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में इक्विपमेंट होते हैं आपके डी प्रकार, स्केल, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके आप जो कोण बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आंसू लिपि में भी जो है, जब आप सिंबल्स में किसी लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है, संकेत लिपि में लिखते हैं, तो कभी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, कभी किसी लाइन को 60 डिग्री पर गिराते, कभी 45 डिग्री पर। ठीक है, तो उसमें एक ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि ज्यामितीय प्रारूप का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए शब्द गति कितनी होनी जरूरी है? मतलब आपको फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर बनना है, ठीक है, सबसे ऊपर जाना है, तो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, स्टेनो हिंदी में, ठीक है, संकेत लिपि में वो जो स्पीड है वो 140 से 160 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपने शब्दों में कुछ बोल रहा है और उसकी जो स्पीड है 140 से 160 वर्ड प्रति मिनट है, तो इतनी स्पीड पर जो दोस्तों कोई भी टाइपराइटर जो है टाइप नहीं कर सकता। लेकिन जो एक स्टेनो किया हुआ स्टूडेंट होता है वो इस स्पीड को भी जो है अचीव कर सकता है, इतनी तेजी से बोलने वाले वर्ड्स को भी जो है अपनी संकेत लिपि के माध्यम से लिख सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है हिंदुस्तान शॉर्ट हैंड एंड हिंदी टाइपराइटर कमेटी का गठन कब किया गया? तो हिंदुस्तान शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टाइपराइटर कमेटी का गठन 1948 में किया गया, यानी कि भारत की आजादी के ठीक 1 साल बाद। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आंसू लिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? मतलब एक कांटे का निशान लगाया जाता है, वो भी छोटे आकार में। ठीक है, तो पूर्ण विराम, यानी कि जब आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है, किसी ने कोई बात पूरी कह दी, ठीक है, तो अंत में आप जो है एक छोटा एक्स लगाते हैं, कांटे का निशान लगाते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और पूर्ण विराम को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिंदु, डॉट। ठीक है, इंग्लिश में इसको डॉट बोलते हैं, फुल स्टॉप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है बैठक के दौरान बोली गई बात व्यक्ति के खालिस्तान के साथ लिखी जाएगी। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो ऐसे में, ठीक है, आपको वहां पर उन लोगों की वार्तालाप को लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से आप लिखेंगे? क्या आप उनके नाम लिखेंगे? आप उनका पद भी लिखेंगे? तो ऐसे में दोस्तों आप केवल उनका नाम लिखेंगे और नाम के बाद जो भी बात उन्होंने बोली है वो आप लिख देंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कई बार देखा होगा चुटकुले आते हैं। चुटकुले किस तरह से लिखे जाते हैं? देखिए, कुछ ऐसे लिखते हैं कि अध्यापक ने कुछ बोला, उसके सामने जो है आपने कोलन 2 चिन्ह लगाए और फिर वो बात बोली। ठीक है, उसके बाद फिर विद्यार्थी ने कुछ कहा, ठीक है, फिर टीचर ने कुछ कहा। तो इस तरह से एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसमें, ठीक है, बोलने वाले व्यक्ति का केवल नाम लिखा जाता है। सातवां प्रश्न है संलग्न की सूची पत्र में कहां लिखी जाती है? ठीक है, यानी कि संलग्न की सूची, मान लीजिए आपने किसी से कोई पुस्तक मंगवाई है, तो ऐसे में आप देखा होगा, आप जब पत्र लिखते हैं तो आप साथ में बोलते हैं कि इस जो जिन पुस्तकों की सूची हमें मंगवानी है उसको हमने इस पत्र के साथ संलग्न किया, यानी कि इसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, और जो संलग्न की सूची होती है दोस्तों वो किसी भी पत्र में, किसी भी लेटर में सबसे अंत में, सबसे नीचे लिखी जाती है। ठीक है, आठवां प्रश्न है कानूनी सलाह विभाग कौन सा कार्य नहीं करता? तो कानूनी जो सलाह विभाग है दोस्तों वो मुकदमे भी दायर करता है, न्यायालयों में लोगों की पैरवी भी करता है। ठीक है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य वो नहीं करता। ठीक है, किसी भी कर्मचारी को ट्रेनिंग देने का काम जो है कानूनी सलाह विभाग नहीं करता है। प्रशिक्षण प्रदान करने का जो कार्य है वो प्रशिक्षण जो विभाग है उसका होता है। ठीक है, नौवां प्रश्न है वह स्थान जहां से व्यापार चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भवन, दुकान, कार्यालय या फैक्ट्री?
तो दोस्तों जहां से व्यापार चलाया जाता है उसे हम कार्यालय यानी कि ऑफिस कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में केवल जो है वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कार्यालय वो जगह होती है जहां से उस बिजनेस को, उस व्यापार को चलाया जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, यदि आने वाले डाक में चेक व ड्राफ्ट जैसे कोई परिपत्र आपको मिला है तो डाक किसकी उपस्थिति में वो पत्र खोला जाना चाहिए? तो दोस्तों वो जो पत्र है वो किसी जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और कोई पत्र आया है और आपको वो पत्र देकर चला गया डाकिया, तो ऐसे में आपको उसे ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, ऑफिस में जो भी आपसे ऊपर है, ठीक है, उनके उपस्थिति में ही आपको उस पत्र को खोलना चाहिए। ठीक है, 11वां प्रश्न है, डाक भेजने से पहले उसकी प्रविष्टि की जाती है, किसमें की जाती है? यानी कि कोई पत्र भेजने से पहले उसकी एंट्री किस रजिस्टर में की जाती है? तो कोई भी पत्र भेजने से पहले उसकी जो एंट्री है वो डिस्पैच रजिस्टर या फिर जावक डाक रजिस्टर यानी कि जो जाने वाले डाक हैं उस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है, उसका सीरियल नंबर लगाया जाता है कि ये पत्र कहाँ भेजा गया है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, एक विभाग से दूसरे विभाग को या किसी एक ही संगठन के अंदर भेजी जाने वाली डाक को क्या कहते हैं? मान लीजिए आप आईटीआई में हैं और आईटीआई में आपकी 2 या 3 बिल्डिंगें हैं। ठीक है, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जब कोई पत्र जाएगा तो वो कौन सा पत्र कहलाएगा? तो दोस्तों वो आपका अंतर विभागीय डाक कहलाएगा, यानी कि उस विभाग के अंदर ही वो डाक रहा, हालांकि वो डाक गई लेकिन उस विभाग से बाहर नहीं गई। ठीक है, 13वां प्रश्न है, बाहर भेजे जाने वाले पत्र की सामान्यतः कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? कि मान लीजिए आप कोई लेटर भेज रहे हैं किसी को भी, ठीक है, तो उसकी कितनी फोटोकॉपी, कितनी उसकी कॉपीज तैयार करेंगे? उसकी दोस्तों 2 कॉपीज तैयार की जाती हैं, पहली जो आप खुद रखते हैं और दूसरी जो आप दूसरों को भेजते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाक पर मोहर लगाने का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान का संकेत देना है, यानी कि डाक जो है जो भेजी जाने वाली उस पर मोहर क्यों लगाते हैं? तो उस पर मोहर इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि वो डाक किस पते से भेजी गई है। ठीक है, यानी कि उसको भेजने वाला कौन है और कहां से है, तो भेजने वाले का पते का जो संकेत देती है वो मोहर। 15वां प्रश्न है, मैनुअल टाइपराइटर के लिए किस प्रकार के रिबन काम में लिए जाते हैं? तो जो मैनुअल टाइपराइटर है, आपने देखा होगा, आप कभी कोर्ट में गए हो तो जो पुराने समय के टाइपराइटर होते थे दोस्तों, उसमें क्या होते थे, आपके जो बटन्स होते हैं, ठीक है, वो सीढ़ीदार क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, और उनमें जो क्या होती है, स्ट्राइक पिन्स होती हैं, वो पिन होती हैं, जब भी हम किसी कीवर्ड को दबाते हैं तो वो पिन जाकर के जो है आपके पेज से टकराती है। लेकिन पेज और उस पिन के बीच में दोस्तों एक चीज होती है जिसे हम रिबन कहते हैं, और वो रिबन हमेशा स्याही में भीगा हुआ होता है और उस रिबन पर वो स्ट्राइक पिन जो है टकराती है और जो भी पिन, जो बटन हमने दबाया था वो स्याही से लगकर आपके कागज पर प्रिंट होता है। तो उस समय जो वो रिबन होता है दोस्तों, वो या तो कपड़े का हो सकता है या फिर सिल्क का हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो गए दोस्तों हमारे 15 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।